नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की थी फायर, फायर केमिस्ट्री, फायर टेट्राहेड्रन, फायर क्लासिफिकेशन, फायर एक्सटिंग्विशर क्लासिफिकेशन, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिक्स फायर इंस्टॉलेशंस। और उसके बाद में हमने बात की थी कि फायर इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ड्रिल का इंपॉर्टेंस क्या चाहिए, और उसमें स्पेसिफिक पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के बारे में भी हमने बात की थी। अभी फायर के अलावा वहां पे अगर एक्सप्लोजन के चांसेस है तो वहां पे आपको प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। अभी एक्सप्लोजिव मटेरियल अगर आप यूज करते होंगे तो वो ऑलरेडी फ्लेमेबल सब्सटेंस ही रहता है, उसके साथ वो एक्सप्लोजिव मटेरियल भी रहेगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन है जहां पे आप एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज करते होंगे, जैसे अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो एल्यूमिनियम पाउडर जैसे मटेरियल भी आप यूज करते होंगे, या फिर हाइड्रोजन आप यूज करते होंगे, या फिर एलपीजी है, सीएनजी है, या फिर ऐसे बहुत सारे गैसेस मटेरियल है जो स्पेशली एक्सप्लोजिव मटेरियल रहते हैं। उसके अलावा कुछ मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में मैंने जैसे एल्यूमिनियम पाउडर बताई है, फिर आरडीएक्स है, टीएनटी है, या फिर नाइट्रोजन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स है जो एक्सप्लोजिव कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक्सप्लोजिव मटेरियल की वजह से एक्सप्लोजन कैसे होता है, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या फिर उससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लोजन फिनोमिना क्या रहता है वो आपको पता करना चाहिए। तो अगर हम एक्सप्लोजन फिनोमिना के बारे में जान लेंगे, अलग अलग मटेरियल जो है उसके बारे में जान लेंगे, उसके एक्सप्लोजन के जो चांसेस रहते हैं वो डिपेंड रहता है एक्सप्लोजिव लिमिट्स पे। तो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जो रहते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और फिर उसके बारे में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल को जो इग्निशन सोर्स लगता है या फिर जो हीटिंग सोर्स लगता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और उसके बाद में अगर इन केस आपने प्रिवेंशन मेथड्स एडॉप्ट किए फिर भी उसके बाद अगर एक्सप्लोजन होता है तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, तो इसके इफेक्ट्स भी आपको मालूम होने चाहिए। इसके लिए आपको एक्सप्लोजन के जो दो टाइप है या फिर अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, और फिर आपको पता चलेगा कि एक्सप्लोजन कंट्रोल कैसे करते हैं। तो अभी वन बाय वन हम देखेंगे एक्सप्लोजन फिनोमिना क्या है। तो एक्सप्लोजन ये एक्चुअली रैपिड कंबशन प्रोसेस है। जैसे हमने फायर के बारे में देखा था, तो फायर ये एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन में जिसको हम कंबशन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। अभी यही ऑक्सीडेशन या कंबशन प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू फायर। तो ये रैपिड कंबशन प्रोसेस है जिसको हम सडन प्रोसेस कह सकते हैं, और इसमें जो मेजर प्रेशर चेंज होता है वो वॉयलेंट चेंज प्रेशर में रहता है। तो यहाँ पे फायर और टेम्परेचर के अलावा प्रेशर भी एक पैरामीटर है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेशर की वजह से भी आपके हेल्थ इंपैक्ट, और जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस भी जा सकता है, आपका फैटलिटी भी हो सकता है, या फिर ईयर ड्रम भी रप्चर हो सकता है। तो ये अलग अलग इसके इफेक्ट्स है। और उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी डैमेज के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज ये एक्सप्लोजन की वजह से होती है, क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन फिनोमिना है ये विद इन सेकेंड्स होता है, कभी कभार विद इन माइक्रो सेकेंड्स भी होता है। तो ये एक्सप्लोजन अभी डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ रैपिड कंबशन विथ सडन वायलेंट चेंज ऑफ प्रेशर involving the liberations and expansion of a large volume of gas। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, तो मैक्सिमम गैसियस फॉर्म में ये सब आउटपुट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, और ये गैस एक्सपांड होने वाला है। तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से होने वाला है, और ऐसे मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि जिनकी वजह से ये हाई टेम्परेचर अगर आता है या फायर कैच होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, और जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। तो ये फिनोमिना है जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, और ये रिलीज एनर्जी जो है वो शायद हीट में, लाइट में, साउंड में या मैकेनिकल शॉक्स के रिजल्ट थ्रू आ सकती है। तो जो एनर्जी रिलीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, यानी कि एनर्जी लेवल हायर साइड पे चला गया। अभी ये जो एनर्जी का थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, हमको मालूम है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने वाली। तो एनर्जी शायद हीट में हो सकती है, लाइट में हो सकती है, साउंड में हो सकती है, मैकेनिकल शॉक्स में हो सकती है, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकती है।
तो ये एनर्जी के अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से, जिसके बेसिस पे डैमेज या फैटलिटीज या इंजुरीज डिसाइड होंगे। तो ये है एक्सप्लोजन फिनोमेना। अभी ये इसका जो रेट है एनर्जी का, वो सबसे हायर साइड में रहेगा एज कंपेयर टू फायर। तो एनर्जी रिलीज का जो रेट है वो फायर से बहुत मल्टीपल में ज्यादा रहेगा। यह है बेसिक एक्सप्लोजन फिनोमिना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जिसमें अगर फायर और एक्सप्लोजन के आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली फायर में एनर्जी रिलीज कम रहेगी और एक्सप्लोजन फिनोमिना में वो एनर्जी रिलीज हायर साइड में रहेगी। जो रेट ऑफ कंबशन है या फिर ऑक्सीडेशन है वो फायर में स्लो रेट रहेगा और एक्सप्लोजन में हायर रेट रहेगा। और जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो एक्सप्लोजन में सडन रिलीज होती है, यानी कि आपको कुछ सेकंड्स में ये रिलीज होने वाली है एनर्जी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फायर में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको शायद आप कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ मिनट्स या घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोजन फिनोमिना में ये सडन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको कंट्रोलिंग करना डिफिकल्ट है। तो इसमें 3 टाइप्स के एनर्जीज हो सकते हैं, एक फिजिकल, एक केमिकल और एक न्यूक्लियर टाइप ऑफ एनर्जी। तो अगर ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ एनर्जी है तो इसका कंट्रोलिंग डिफिकल्टी, इवैक्यूएशन इसका सोल्यूशन हो सकता है या फिर रन अवे रिएक्शन हो सकता है। केमिकल रिलीज जो एनर्जीज है उस पर भी डिपेंड है कि ये एक्चुअली गैसेस फॉर्म में एनर्जी आ रही है या फिर हीट फॉर्म में आ रही है या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जा रही है और जिसकी वजह से यहाँ पे ये एक्सप्लोजन फिनोमिना हो रहा है, या फिर जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से। और जो फिजिकल फिनोमिना है जो जिसको हम कहेंगे मैकेनिकल शॉक्स, तो जो साउंड वेव्स रहेंगे या फिर मैकेनिकल शॉक्स रहेंगे या फिर जो वाइब्रेशंस रहेंगे, ये अलग अलग एनर्जी के फॉर्म हो सकते हैं जिसको हम फिजिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये कंडीशन पे डिपेंड है कि एक्चुअली एक्सप्लोजन फिनोमिना कैसे हुआ है, हुआ कौन से टाइप का हुआ है, उस हिसाब से ये रिलीज ऑफ एनर्जी फाइनलाइज होगी। तो इसमें अगर हम मेन एक्सप्लोजन के टाइप्स देखेंगे तो वो है डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन। और उसके अलावा अगर उसको सब क्लासिफाई करना है तो उसमें भी कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, ब्लेव और गैस और डस्ट एक्सप्लोजन। तो ये कंडीशन के बेसिस पे भी इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली अगर हम एक्सप्लोजन फिनोमिना देखेंगे तो उसमें डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन ये 2 टाइप है। और कंडीशन बेस पे अगर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे कंडीशन बेसिस का मीनिंग क्या है कि अगर एक्सप्लोजन ओपन स्पेस में होता है तो उसको हम कहेंगे अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, यानी कि जो भी लिक्विड्स या गैसेस है वो वेपर फॉर्म में है, उसका वहां पे क्लाउड तैयार हो चुका है और ये ओपन स्पेस में ही इसका एक्सप्लोजन हुआ है। अगर ये कहीं पे अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन हुआ है या फिर कोई पाइपलाइन में एक्सप्लोजन हुआ है या फिर ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजन हुआ है या फिर कोई टैंक्स या वेसल्स में एक्सप्लोजन हुआ है, जिसको हम कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। तो अगर कन्फाइंड स्पेस में एक्सप्लोजन होता है तो उसको हम कहेंगे कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। अगर यहाँ पे टेम्परेचर हायर साइड में गया है और लिक्विड का बॉइलिंग हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो चुका है और यहाँ पे उसके बाद अगर एक्सप्लोजन होता है तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग लिक्विड एक्सप्लोजन फिनोमिना, तो इसको हम ब्लेव कहते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेंगे आप, या फिर अगर आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर आपके जो ऑर्डिनेंस इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट के, वहां पर अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डस्ट यूज की जाती है। जैसे हमने एल्यूमिनियम डस्ट की बात कही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारी फार्मा या फूड डस्ट ऐसी रहती है जो एक्सप्लोजिव मटेरियल रहती है। तो ऐसे अगर आप मटेरियल यूज करते होंगे और जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है तो उसको हम डस्ट एक्सप्लोजन कहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर गैस की वजह से एक्सप्लोजन होता है, जैसे हमने हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी की बात कही थी, तो वो है गैस एक्सप्लोजन। तो ये मटेरियल की वजह से या कंडीशन बेसिस पे अगर एक्सप्लोजन है तो ये क्लासिफिकेशन अलग है और बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो है डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन। तो ये जो मटेरियल है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लोजिव हजार्ड जो है वो मटेरियल डिस्क्राइब हो सकता है सेंसिटिविटी के बेसिस पे, वो शायद मैकेनिकल शॉक्स में कन्वर्ट होगा या इम्पैक्ट में हो सकता है और स्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से भी हो सकता है। जैसे अभी हमने एक्सप्लोजिव की बात की थी कि ये भी एक्चुअली फायर फिनोमिना है, लेकिन
इसमें रैपिड कंबशन है या फिर सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर भी वापस से अगर ये हीट सोर्स है, वो हीट सोर्स आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल हजार्डस है, एक्सप्लोजिव मटेरियल, ये आपको पता है, और उसको अगर आप इलिमिनेट कर सकते नहीं या फिर सब्स्टिट्यूट नहीं दे सकते हैं, और ये आपका प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है, तो आपको एक हीट सोर्स या इग्निशन सोर्स को ही कंट्रोल करना, यही आपको बात रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन या एयर जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो फ्यूल आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन और एयर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे एटमॉस्फेयर में, तो आपको कंट्रोल करना है हीट या इग्निशन सोर्स। तो ये स्टैटिक चार्ज भी हो सकता है, या फिर कोई इम्पैक्ट या फिर मैकेनिकल शॉक्स की वजह से हो सकता है, कुछ फ्रिक्शनल जो ऑपरेशन है वो जो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से स्पार्क क्रिएट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज हो सकते हैं। अगर ये एक्सप्लोजन हजार्ड होता है तो उसमें अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, जैसे हमने पहली बात की थी, ये डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है, या फिर मोल्टन मेटल का भी एक्सप्लोजन हो सकता है, एयर सिस्टम का एक्सप्लोजन हो सकता है, सुपर हीटेड लिक्विड की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, मिस्ट या स्प्रे का भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये जैसे आपके प्रोसेस या केमिकल इंडस्ट्री में जो भी कंडीशन रहेगी, या फिर आप जहाँ पे केमिकल यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से ये एक्सप्लोजन का फिनोमेना पॉसिबल है। तो इसमें जैसे हमने पहले बात की थी कि एक्सप्लोजिव लिमिट्स आपको मालूम होने चाहिए हर एक केमिकल के। तो ये एग्जांपल्स है जिसको हम कहेंगे लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट परसेंटेज में और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट परसेंटेज में। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन एक केमिकल है जो आपकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो अगर उसका परसेंटेज 1.4 तक जाता है, ये परसेंटेज किस में है, किसके रिलेशन में है, तो ये रिलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो जैसे हमने पहले बात की थी पार्ट्स पर मिलियन की, या फिर बाद में बात की थी मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब में, और अभी हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में। तो अगर बेंजीन एयर में 1.4% प्लस अवेलेबल है, यानी कि 1.4 पार्ट ये अगर बेंजीन का है और रिमेनिंग जो है वो एयर का पार्ट है, तो यहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस है। तो ये इनिशियल लेवल है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये परसेंटेज 8 तक जाता है तो यहाँ पे 100% चांसेस है एक्सप्लोजन होने की। यानी कि बेंजीन अगर 8% तक भी जाता है एयर में, तो उसको अगर इग्निशन सोर्स मिलता है या फिर हीटिंग मीडिया मिलता है, तो वहां पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस 100% है। तो इसीलिए आपको ये हर केमिकल जो आप यूज कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट्स और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट्स मालूम होने चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है एनवायरमेंट में और यहाँ पे एक्सप्लोजन होने के चांसेस है, तो आपको एक तो इग्निशन सोर्स आइसोलेट करना चाहिए, या फिर जो बेंजीन का लीकेज है या स्पिलेज है वो अवॉइड करना चाहिए, या अगर ये आपके कोई भी बात कंट्रोल में नहीं है तो रन अवे रिएक्शन या इवैक्यूएशन ही उसको मेथड है। उसके अलावा ये अलग अलग एग्जांपल दिए मैंने, जैसे एसिटिलीन का 3 to 82 है, ब्यूटाडाइन का 2 to 11.5 है, या ब्यूटेन का 1.9 to 8.5 है। तो ये बहुत सारे केमिकल्स की लिस्ट ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन में बताई गई है, और आपको अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएगी कि जहां पे ये लोअर एक्सप्लोजिव और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट्स आपको पता चलनी चाहिए। उसके अलावा है एक्सप्लोजिव मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मली ये अगर आपको पता चल गया कि ये मटेरियल एक्सप्लोजिव है, तो उसमें एक तो ये हाई एक्सप्लोजिव हो सकता है, या फिर लो एक्सप्लोजिव हो सकता है, या फिर इनिशिएटिंग एक्सप्लोजिव हो सकता है। हाई एक्सप्लोजिव यानी क्या, जो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स वाले कंपाउंड है, क्योंकि नाइट्रोजन का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अगर डेरिवेटिव्स बनते हैं और उसको अगर इग्निशन सोर्स मिलता है तो उसमें मैक्सिमम चांसेस है वहां पे एक्सप्लोजन की। तो ये केमिकल कंपाउंड्स जैसे यहाँ पे डायनामाइट है या फिर ट्राइनाइट्रोटोल्यून है, TNT, तो ये RDX से भी पावरफुल है। TNT जो ऑलरेडी टेररिस्ट ने यूज किए कर चुके हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो हाई एक्सप्लोजिव कैटेगरी में आते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे फायर कैच होती है, एक्सप्लोजन होता है, तो इसको हम डिटोनेशन कहते हैं। तो कुछ सेकंड्स में ही ये किलोमीटर्स तक इसका जो वेव का एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये शॉक वेव जिसको बोलेंगे हम। तो जैसे जो सोर्स को यहाँ पे अगर एक्सप्लोजन होता है
तो कुछ किलोमीटर्स तक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहीं पे एक्सप्लोजन हो चुका है। तो इसको हम डिटोनेशन फिनोमिना कहते हैं, जो शॉक वेव थ्रू वाइब्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अगर वो नियर बाय पेरिफेरी में आता है, कम डिस्टेंस पे कुछ अगर होता है, तो वो डैमेजेस हायर साइड में रहेगा। जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उसका जो एनर्जी है वो कम होते जाएगा और फिर उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होते रहेगा। उसके अलावा है लो एक्सप्लोसिव मटेरियल, तो इसको हम डिफ्लैग्रेशन फिनोमिना कहते हैं, यानी कि इसके जो स्पीड है वो साउंड वेव की या शॉक वेव की वो कम है। तो इसका जो इफेक्ट है एज कंपेयर टू हाई एक्सप्लोसिव या डिटोनेशन फिनोमिना से इफेक्ट कम रहेगा। ये डिफ्लैग्रेशन फिनोमिना है जो लो एक्सप्लोसिव वजह से हो सकता है। तो इसमें एग्जांपल है ब्लैक पाउडर, तो ये मटेरियल है जिसकी वजह से डिफ्लैग्रेशन के चांसेस है, या फिर साउंड वेव्स या फिर जो भी वेव्स और उसकी एनर्जी जो जनरेट होती है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू डिटोनेशन या हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल। उसके अलावा जो है इनिशिएटिंग एक्सप्लोसिव, तो ये इनिशिएटिंग एक्सप्लोसिव क्या होता है कि ऐसे कुछ कंपोनेंट्स या केमिकल्स है जो एक्सप्लोसिव फिनोमिना इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ब्लास्टिंग कैप, डिटोनेटर्स या प्राइमर्स, और उसके कुछ एग्जांपल्स है लीड एजाइड और सिल्वर एसिटालाइड। तो आप इवन डेली लाइफ में भी अगर आप ये ब्लास्टिंग कैप्स देखते होंगे, जहां पर आपको वेल डिगिंग करनी है या फिर कहीं ड्रिलिंग प्रोसेस करना है और आपको कम टाइम में मैक्सिमम स्टोन क्रश करना है, या फिर आपको डिगिंग फिनोमिना यूज करना है, ड्रिलिंग फिनोमिना यूज करना है, तो यहाँ पे ये ब्लास्टिंग कैप्स यूज होते हैं। उसकी एक लाइन होती है और फिर आपको कंट्रोल एक्सप्लोजन के थ्रू आप ये एक्सप्लोजन कर पाते हैं। तो इसको हम कहेंगे इनिशिएटिव एक्सप्लोसिव केमिकल्स। तो ये मेजर 3 क्लासिफिकेशन है जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स की या मटेरियल्स के होते हैं। अभी इसमें जो मेन सोर्स ऑफ इग्निशन का चांसेस जो हमने बताया था कि इसको ही कंट्रोल करना है आपको, तो ये स्पार्क हो सकता है कोई भी ऑपरेशंस का, या फिर फ्लेम हो सकती है, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो सकता है, या फिर कॉम्प्रेशन फिनोमिना हो सकता है, या फिर कोई केमिकल भी हो सकता है। तो कोई हाई रिएक्टिव केमिकल्स भी यहाँ पे हो सकते हैं जो मॉइस्चर्स के प्रेजेंस में या ड्राई कंडीशंस में भी हाईली रिएक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से फायर कैच होती है, और वही शायद फायर जो है वो सफिशिएंट हो सकती है एक्सप्लोजन फिनोमेना के लिए। तो ये अलग अलग सोर्सेस ऑफ इग्निशन है जो आपको कंट्रोल करना है। अभी अगर इनकेस एक्सप्लोजन फिनोमेना होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे हो सकता है, जैसे डैमेज टू द प्रॉपर्टी या फिर डैमेज टू द ह्यूमन बीइंग। ये दोनों बातें अलग अलग हो सकती है। तो इसमें कुछ चीजें ऐसे जिसको हम मिसाइल डैमेज कहते हैं, जैसे अगर आपको अगर कोई गैसेस जो है वो गैसेस के अगर सिलेंडर या स्टोरेज टैंक्स का एक्सप्लोजन होता है तो वो मिसाइल टाइप में, वो मिसाइल के लेवल के या उस स्पीड से वो डैमेज कर पाते हैं। जैसे अगर आप सिंपल ऑक्सीजन एक्सीडेंटल सिलेंडर देखेंगे या फिर एलपीजी सिलेंडर देखेंगे, अगर उनका ब्लास्ट होता है तो वो मिसाइल टाइप में आपके जो वॉल्स है वो वॉल्स को भी पेनिट्रेट कर पाते हैं, इतनी उसकी पावर रहती है। तो इसको हम मिसाइल डैमेज कहते हैं। तो ये बहुत सारे जो कंपार्टमेंट्स है या वॉल्स है उसको भी डैमेज कर पाएंगे। उसके अलावा है थर्मल इफेक्ट्स, यानी कि हीट। अगर हाइयर टेम्परेचर यहाँ पे जाएगा, हाई हीट जनरेट होगी, तो उसकी वजह से डैमेज टू द प्रॉपर्टी और ह्यूमन बीइंग्स पे भी उसका डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा है ग्राउंड शॉक्स। तो ये जो शॉक एब्जॉर्प्शन या वाइब्रेशन एनर्जी है, तो जो भी आपके स्ट्रक्चर से, इक्विपमेंट से, मशीनरीज है, उसके वाइब्रेशन की वजह से ये जो एक्सप्लोजन फिनोमेना है वो वाइब्रेशन की वजह से उसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो मिनिमाइज हो जाएगा या कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो सपोर्ट आपके क्रैश होने के चांसेस है, और जिसकी वजह से आपके जो रिएक्टर्स, वेसल या स्टोरेज टैंक्स है वो भी वहां पे डैमेज हो सकते हैं। उसके अलावा है जो क्रेटर, यानी कि जो जिसको हम बोलेंगे जहाँ पे वैक्यूम टाइप या हॉलो तैयार कर जाता है एक्सप्लोजन, क्योंकि जैसे ही एनर्जी बहुत फास्ट रिलीज हो जाती है तो यहाँ पे ये एक्चुअली वैक्यूम तैयार कर जाता है, जिसको हम हॉलो कहते हैं, और ये फिनोमिना जो है जिसको हम क्रैटर कहेंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर इसको डेली लाइफ से अगर सिंपल एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपका नॉर्मल रोड है जिसपे सिटी बस या नॉर्मल बसेस या व्हीकल्स यहाँ पे ड्राइव करते हैं,
तो अगर आपका ये सिटी बस का स्टॉप है, तो सिटी बस स्टॉप से अगर ये फास्ट स्पीड से यहाँ से निकल जाती है बस, तो यहाँ पे ये वैक्यूम क्रिएट करता है या निगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये आपको कैसे दिखेगा, ये एयर है इसलिए आपको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे प्रेशर कम है। लेकिन जो फ्लोटिंग मटेरियल रहते हैं जैसे कुछ प्लास्टिक्स या पेपर्स या डस्टी मटेरियल से, तो ये ऐसे फ्लोट होते हुए यहाँ पे ऐसे जाते हैं। तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पे ये हॉलो तैयार हो जाता है। ये हॉलो क्यों तैयार हो रहा है, क्योंकि ये जो बस या व्हीकल है उसका हाई स्पीड से जाना, उसकी वजह से ये फिनोमिना तैयार होता है। और यहाँ तो बहुत ज्यादा एनर्जी है और बहुत फास्ट रिलीज होती है कुछ सेकंड्स में, इसीलिए यहाँ पे हॉलो तैयार होने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि निगेटिव प्रेशर। तो इसका इफेक्ट भी आप पर हो सकता है या फिर जो इक्विपमेंट्स या मशीनरीज है उस पर भी हो सकता है। और जो पीपल पे इफेक्ट है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल है। जैसे अगर सिंपल साउंड भी जनरेट होता है तो आपकी हियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट हो सकता है, टेम्पररी या परमानेंट, या ईयर ड्रम रप्चर भी हो सकता है। अगर ये हीट इफेक्ट है तो आपके बॉडी पे हीटिंग इफेक्ट की वजह से बर्न हो सकते हैं। स्किन बर्न के चांसेस है वो चाहे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री के बेसिस पे डिपेंड है। अगर यहाँ पे एक्सप्लोजन है तो जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, अगर आपके बॉडी थ्रू पास हो सकती है, नियर बाय बॉडी पास हो सकती है, तो उसका वाइब्रेशन एनर्जी का भी आप पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये अलग अलग पीपल पे भी इफेक्ट होते हैं और मटेरियल पे भी अलग अलग इफेक्ट्स है एक्सप्लोजन के। अगर हम इसको डिटेल्स में देखेंगे तो ये एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है उसकी फैटिलिटी के चांसेस कितने हैं। तो ये कुछ टेबल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स या नंबर्स दिए हैं जिसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सप्लोजन फिनोमिना का इफेक्ट बताया है नेचर और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की। जैसे यहाँ पे फैटिलिटी के चांसेस कितने हैं और उसका ओवर प्रेशर कितना आता है। तो यहाँ पे अगर एक्सप्लोजन फिनोमिना हो चुका है और जिसकी वजह से हमने पहले ही बताया कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा, उसके साथ प्रेशर भी बढ़ने वाला है, तो एनर्जी फास्ट रिलीज होने वाली है। तो ये अगर प्रेशर, पिक ओवर प्रेशर आपका पीएसआई में यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में अगर आप देखेंगे और उसका अगर ड्यूरेशन है वो 400 मिली सेकेंड्स तक रहता है, तो यहाँ पे अगर 35 to 45 psi इतना पिक प्रेशर अगर यहाँ पे आता है तो उसकी वजह से फैटिलिटी या डेथ होने के चांसेस है 1%। तो जैसे ही ये अगर प्रेशर बढ़ता है 45 to 55 रेंज में psi में, तो यहाँ पे फैटिलिटी के चांसेस डायरेक्टली 50% हो चुके हैं। और ये अगर प्रेशर बढ़ता है 55 to 65 psi रेंज में, तो यहाँ पे 99% फैटिलिटी के चांसेस है। यानी कि अगर इतना प्रेशर ये एक्सप्लोजन जनरेट करता है तो यहाँ पे नियर अबाउट 100% चांसेस है वहाँ पे जो भी पीपल या एम्प्लॉयज रहेंगे फैटिलिटीज के। तो इसीलिए हमको मालूम है कि जहां पर भी एक्सप्लोजन होता है तो वो एक्सप्लोजन का इफेक्ट जो है वो जो नियर बाय पीपल रहेंगे वो पेरिफेरी में, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से उसका इफेक्टिव एरिया या रेडियस डिफाइन हो जाती है और उसके बेसिस पे यहाँ पे फैटिलिटी के चांसेस यहाँ पे होते हैं। जो नियर बाय वो एक्सप्लोजन के फिनोमिना या फिर जो मटेरियल है या इक्विपमेंट है या स्टोरेज टैंक से उसके आसपास रहेगा, वहां पर सबसे ज्यादा फैटिलिटी के चांसेस रहेंगे। तो ये मैक्सिमम केसेस में ये फैटिलिटी के केसेस रहते हैं। और जो पेरिफेरी जैसे बढ़ेगी, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, उस हिसाब से वहां पे उसके फैटिलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्जांपल है जहाँ पे पीएसआई ओवर प्रेशर है। पोर्टेबिलिटी जो है ईयर ड्रम रप्चर की, तो यहाँ पे ये ईयर ड्रम रप्चर का परसेंटेज दिया है। जैसे अगर पीएसआई में अगर ओवर प्रेशर हम देखेंगे 2.4 पीएसआई प्रेशर अगर यहाँ पे क्रिएट होता है तो उसकी वजह से 1% चांसेस है ईयर ड्रम रप्चर होने की। अगर आपका पीएसआई प्रेशर होता है 2.8 तो ईयर ड्रम रप्चर होने के चांसेस है 10%। अगर ये पीएसआई 6.3 पीएसआई आता है तो उसके ईयर ड्रम रप्चर होने के चांसेस है 50%। और अगर आपका 12.2 psi तक प्रेशर जाता है तो यहाँ पे 90% ईयर ड्रम रप्चर होने के चांसेस है। तो आपके कान पे इफेक्ट क्या होता है, जैसे क्योंकि ये ओवर प्रेशर की बात है, तो यहाँ पे आपका जो ईयर या हियरिंग मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो इनर ईयर और आउटर ईयर रहता है और उसमें एक ईयर ड्रम रहता है जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं। और यहाँ पे
प्रेशर अगर ज्यादा रहता है तो वो रप्चर होने के चांसेस, तो जनरली ये इजीली रप्चर नहीं होता है, लेकिन अगर ये प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो उस हिसाब से ईयर ड्रम रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जो एक्सप्लोजन फिनोमिना है वो कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो फ्लेमेबल मिक्सचर है या एक्सप्लोसिव मिक्सचर है, उसमें आप वेंटिलेशन अगर अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, डाइल्यूशन आप कर पाते हैं, या फिर डस्ट कलेक्शन सिस्टम अगर आपके पास है, या फिर अगर आप वेट मेथड यूज करते हैं जैसे वाटर स्प्रेइंग मेथड यूज करते हैं, जिसकी वजह से डस्ट क्रिएट होने के चांसेस नहीं होंगे, और अगर ये वेट डस्ट हो जाती है तो वहां पे एक्सप्लोजन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर वेंटिलेशन करना है तो उसकी वजह से यहाँ पे डाइल्यूशन हो जाएगा, तो डाइल्यूशन होने के बाद ही ये जो आपका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है या फिर अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है ये चेंज हो जाएगा। तो ये परसेंटेज जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। तो ये अगर परसेंटेज मिनिमाइज हो गया तो आपका जो एक्सप्लोजन के चांसेस है वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके अलावा जो हीटिंग के जो अलग अलग मेथड्स हैं, या फिर जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट होते हैं या फिर फ्लेम जनरेट होती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, जिसको हम सोर्स ऑफ इग्निशन कहते हैं। तो ये सोर्स ऑफ इग्निशन आपको अवॉइड करना है। तो ये सोर्स ऑफ इग्निशन अवॉइड करने के लिए अलग अलग मेथड आप यूज कर सकते हैं या फिर अलग अलग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर ये एक्सप्लोजन होने के चांसेस है या फिर हो चुका है तो उसमें आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है मैन पावर को, और इस हिसाब से आपको अलग अलग चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे फ्लेम अरेस्टर आपको यूज करना है जहाँ पे सोर्स ऑफ इग्निशन है, या फिर ऑटोमेटिक आइसोलेशन आपको करना है, ऑटोमेटिक सेपरेशन सिस्टम आपको यूज करना है। सेपरेशन यानी इल्यूमिनेशन, यानी कि जो सोर्स ऑफ इग्निशन रहेगा या जो मटेरियल रहेगा उसको वहां से निकाल दो। या फिर अगर आइसोलेट करना है, यानी कि यहाँ पे मटेरियल है तो उसको ऐसा कुछ कंपार्टमेंट्स आपको यूज करना है, या फिर अगर दूसरे कुछ मटेरियल है यहाँ से उसको ये मटेरियल जहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस से, फायर के चांसेस से उससे दूर लेके जाना है, तो उसको हम आइसोलेशन मेथड कहेंगे। और ये यहाँ से रिमूव करना है उसको सेपरेशन मेथड कहेंगे। उसके अलावा जो सेपरेशन है तो ये अलग अलग मटेरियल जिसको हम कंपैटिबिलिटी डेटा कहते हैं, तो अगर जो मटेरियल कंपैटिबल नहीं है या इनकम्पैटिबल है उनको अलग अलग जगह उसको हैंडल करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। ये सेपरेशन बेसिस पे आप कर सकते हैं। फिर अगर कुछ केमिकल्स के कंटेमिनेंट्स के चांसेस है तो कुछ जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है या रिएक्टर्स यूज किए जाते हैं, कन्वेयर्स यूज सिस्टम होते हैं, तो ये कंटेमिनेंट्स आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा जो वेंटिंग प्रोसेस है, यानी कि आप वेंट यूज कर सकते हैं, डाइल्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर जिस जहाँ पे ज्यादा केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है तो वेंट सिस्टम थ्रू आप वो एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते हैं। अभी ये सभी गाइडलाइंस ऑलरेडी एमपीसीबी या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है, मैक्सिमम केमिकल्स का परसेंटेज कितना होना चाहिए। या फिर जो भी पाइपलाइंस आप यूज कर सकते हैं उसके लिए भी आपको वेंटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं पाइपलाइन थ्रू। अगर कुछ वेसल्स है तो ये वेसल्स को ही आपको डिजाइन बेसिस पे ही आपको डिसाइड करना है कि इसको वेंट सिस्टम प्रोवाइड करना है या नहीं। तो ये वेंट सिस्टम्स भी आपको अप्लाई करना है, और कुछ रिएक्टर्स जो है वो रिएक्टर्स के लिए भी आपको वेंट सिस्टम अप्लाई करना है। फिर जो एक्सप्लोजन रिलीफ डिवाइसेस है वो भी आप यूज कर सकते हैं, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स के लिए है। तो ये एक्सप्लोजन फिनोमिना है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। अभी जो हमने बात की थी इसमें डस्ट एक्सप्लोजन के बारे में हमने बात की थी, फिर डिफ्लेग्रेशन, डिटोनेशन, कन्फाइन या अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, और बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांडिंग वेपर एक्सप्लोजन। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन है जो कंडीशन बेसिस पे होते हैं। यानी कि एक्सप्लोजन अगर डस्ट की वजह से होता है तो डस्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा। वहां पे अगर लो एक्सप्लोजिव मटेरियल की वजह से एक्सप्लोजन होता है तो वो डिफ्लैग्रेशन फिनोमेना में कन्वर्ट होगा। अगर वहां पे हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, साउंड वेव ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो वो डिटोनेशन फिनोमेना हो जाएगा। अगर वहां पे कुछ केमिकल्स के वेपर तैयार होते हैं, वेपर क्लाउड तैयार हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर ये एक्सप्लोजन होता है, अगर ये अनकन्फाइंड स्पेस में होता है या फिर ओपन स्पेस में होता है तो उसको अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन कहते हैं। अगर ये कन्फाइंड स्पेस में होता है तो उसको कन्फाइंड स्पेस वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन कहते हैं। अगर ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है और फिर उसके बाद में उसके वेपर या स्टीम तैयार हो जाता है और फिर एक्सप्लोजन होता है तो उसको हम ब्लेव कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग लिक्विड
एक्सपांडिंग वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, क्योंकि लिक्विड टेम्परेचर के बाद, बॉइलिंग होने के बाद एक्सपांशन हो जाता है और उसकी वजह से एक्सप्लोजन के अगर चांसेस है तो वो ब्लेव फिनोमिना है। तो ये डस्ट एक्सप्लोजन है, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वुड है उसका पाउडर, या फिर कोल का पाउडर, फूड स्टार्च, फ्लोर, शुगर, कोकोआ, फीड स्टफ, ये जो फूड इंडस्ट्रीज के अलग अलग जो डस्ट है वो भी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस से, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस से, या फिर बहुत सारे केमिकल से, कुछ प्लास्टिक मटेरियल से और कुछ मेटल से, जहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है। उसके अलावा जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, वुड है, स्टार्च है, तो ये भी रैपिड कंबशन की वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन होते हैं। तो नॉर्मली हमने जो ऑर्डिनेंस की बात की या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, स्पेशली वहां पे एल्यूमिनियम पाउडर का ज्यादा यूज होता है, तो ये एल्यूमिनियम पाउडर को आपको ठीक तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सप्लोजन की, तो वो है एक्सप्लोजिबिलिटी क्लासिफिकेशन, आपको मालूम चाहिए, उसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मालूम चाहिए, इग्निशन का टेम्परेचर उसको मिनिमम रिक्वायर्ड कितना होता है, उसके बाद ही एक्सप्लोजन होगा, या फिर जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, या फिर जो परमिसिबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, उसको फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मालूम है तभी आपको कंट्रोलिंग मेथड आपको अप्लाई करना थोड़ा सा इजी होगा। तो उसमें आपको टेम्परेचर पे भी ध्यान देना है, हीट पे भी ध्यान देना है, और उसके अलावा प्रेशर पे भी ध्यान देना है। तो ये मैक्सिमम एक्सप्लोजन प्रेशर यहाँ से कितना हो सकता है, या फिर रेट ऑफ प्रेशर राइज कितना होगा, जैसे टाइम बढ़ेगा उस हिसाब से प्रेशर बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ये भी आपको चेक करना है, और एवरेज रेट ऑफ प्रेशर राइज कितना है। तो ये सभी पैरामीटर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके बाद में फिर आपको कंट्रोलिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे डस्ट एक्सप्लोजन के हमने कहा था कि फूड इंडस्ट्री में भी हो सकता है, फूड पाउडर इंडस्ट्री में हो सकता है, कोल पाउडर इंडस्ट्री या कोल माइंस में भी हो सकता है। तो इसके अलग अलग इग्निशन के सोर्सेज जो है वो फ्लेम हो सकते हैं, हीट हो सकते हैं, हॉट सर्फेसेस हो सकते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन हो सकता है, कटिंग ऑपरेशन हो सकता है, कुछ मैकेनिकल स्पार्क हो सकता है, कुछ सेल्फ हिटिंग फिनोमिना भी हो सकता है, कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस डेवलप हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से भी यहाँ पे इग्निशन का सोर्स यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो ये सभी इग्निशन सोर्स को आपको कंट्रोल करना है टू अवॉइड द डस्ट एक्सप्लोजन। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एक तो डस्ट सस्पेंशन, जो डस्ट का प्रॉपर्टी क्या रहता है, अगर ये पार्टिकल साइज कम है, उसका वेट कम है, तो ये हवा में तैरेगा। तो ये डस्ट सस्पेंशन जो है ये अवॉइड करना है। तो आप इसमें वाटर स्प्रे कर सकते हैं, और वाटर स्प्रे होने की वजह से ये वेट मेथड यूज करने के बाद ये ग्राउंड पे अगर सेटल हो जाएगा ये डस्ट पार्टिकल, तो यहाँ पे डस्ट एक्सप्लोजन के चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये सस्पेंशन अवॉइड कर सकते हैं आप, वेट प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, या फिर सोर्स ऑफ इग्निशन जो है वो भी अवॉइड करेंगे, या फिर इनर्टिंग जो यानी कि इनर्ट मटेरियल या इनर्ट गैसेस जो है, जैसे हम नाइट्रोजन वगैरह यूज करते हैं, वो भी आप ब्लैंकेटिंग करके भी आप डस्ट एक्सप्लोजन अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें मेजर जो पार्ट हमने बताया था, आइसोलेशन आप यूज करो, कंटेनमेंट जो अवॉइड करो, या फिर इलिमिनेट करो जो पर्टिकुलर मेथड या इग्निशन सोर्स, या फिर उसको वेंटिंग प्रोवाइड करो, यानी कि वेंट पाइपलाइंस प्रोवाइड करो, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन उसका रिड्यूस हो सकता है। तो इसमें अभी जो हमने बात की थी कि जो मेन टाइप ऑफ एक्सप्लोजन है वो है डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन। तो इसको अभी हम कंपेयर करेंगे। डिफ्लैग्रेशन क्या होता है, तो जहां पे शॉक वेव जो साउंड का स्पीड है उससे अगर कम रहेगा तो वो डिफ्लैग्रेशन फिनोमिना है। ये रैपिड फिनोमिना है फायर के कंपैरिजन में, लेकिन डिटोनेशन के कंपैरिजन में कम रैपिड है। इसके अलावा जो फ्लेम और स्पार्क जो है उसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लैग्रेशन के चांसेस रहते हैं, जो शायद इम्पैक्ट कुछ ऑपरेशंस या फ्रिक्शन ऑपरेशन की वजह से हो सकता है। इसका अगर आप लो बर्निंग वेलोसिटी देखेंगे तो ये फ्लेम स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड रहता है, और इसका अगर पिक प्रेशर आप देखेंगे तो ये प्रेशर रहता है 70 टू 80 किलो पास्कल तक, अगर ये क्लोज वेसल होता है। तो ये फ्लेम स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, और इसका पिक प्रेशर है जो 70 टू 80 किलो पास्कल है। अगर यही हम डिटोनेशन से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे शॉक वेव जो हमने बताया था कि ये जो साउंड का स्पीड है उससे भी ज्यादा स्पीड यहाँ पे रहेगी, तो उसको हम डिटोनेशन फिनोमिना कहेंगे, और ये एक्सट्रीमली रैपिड फिनोमिना है। और जहां पे अगर वेव की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये 1000 टू
9000 मीटर पर सेकंड से ये स्पीड है। तो ये वेव पास हो जाएंगे 1 सेकंड में 1 से 9 किलोमीटर तक। तो ये 1 सेकंड में आपको कुछ कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, आप सिर्फ देखते रहेंगे। तो ये 1 to 9 किलोमीटर तक ये वेव पास हो सकती है। ये सिर्फ वेव नहीं है, इसके साथ एनर्जी भी है। तो ये एनर्जी जितनी रहेगी वो क्वांटिटी के हिसाब से वो डैमेज टू द मटेरियल या डैमेज टू द मैन पावर कर सकता है। तो ये मेनली अगर इनिशिएट होता है तो नॉर्मली मैकेनिकल इंपैक्ट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से या फिर हीट की वजह से ये इनिशिएट होता है। और इसका अगर आप फ्लेम स्पीड देखेंगे तो ये फ्लेम स्पीड डिफ्लैग्रेशन में सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड था, लेकिन यहाँ पे अभी ये 2000 to 3000 मीटर पर सेकंड तक है। और यहाँ पे जो डिफ्लैग्रेशन में 70 to 80 किलो पास्कल तक पीक प्रेशर था, ये प्रेशर जो है वो अभी 200 किलो पास्कल में है। तो ये डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन फिनोमिना है, जिससे आपको पता चलता है अगर ये हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, डिटोनेशन मेथड अगर यहाँ पे होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होने वाला है एज कंपेयर टू डिफ्लैग्रेशन। तो डिटोनेशन आपको अवॉइड करना है, हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल आपको अवॉइड करना है। अगर आपको सब्स्टिट्यूट मिलते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट केमिकल्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये डिटोनेशन के एग्जाम्पल्स है जहां पे डिटोनेशन की लिमिट दिखाई देती है। तो ये डिटोनेशन की लिमिट है एसिटिलीन की 4.2% और 50%। अगर यही एक्सप्लोसिव लिमिट हम देखेंगे तो ये 3 to 82% है। यानी कि एयर में अगर 3% to 82% एसिटिलीन का परसेंटेज है तो यहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस है। और यहाँ पे अगर उसका परसेंटेज बढ़ के 4.2 to 50 तक जाता है तो यहाँ पे डिटोनेशन फिनोमिना के चांसेस है। तो ऐसे ही ईथर केमिकल हम देखेंगे तो इसके अलग अलग डिटोनेशन और एक्सप्लोजिव केमिकल्स के परसेंटेज हैं, लिमिट्स है। और उसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का भी लिमिट है। तो ये ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसके एक्सप्लोजिव लिमिट्स क्या है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, और उसके साथ साथ डिटोनेशन के भी लोअर और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट्स होनी चाहिए। तो जिससे आपको पता चलेगा कि इसका डैमेज कहाँ तक हो सकता है। अभी ये डिफ्लैग्रेशन डिटोनेशन के अलावा जो है कन्फाइन और अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, तो हमने पहले ही बताया अगर कन्फाइंड स्पेस में वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन होता है तो उसको हम CVC कहते हैं, जो नॉर्मली वेसल्स, पाइप, बिल्डिंग्स या पिट्स में हो सकता है। और जो ओपन एरिया में होगा तो वो अनकन्फाइंड यानी कि UVC टाइप ऑफ एक्सप्लोजन है। और ये टाइप है ब्लेफ, तो जहां पे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में उसका वेपर का एक्सपांशन होता है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है लिक्विड की, वो एक्सपांड करता है टेम्परेचर पे। और उसके बाद में अगर एक्सप्लोजन होता है तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांडिंग वेपर एक्सप्लोजन। तो ये टर्बुलेंट मिक्सचर जब नॉर्मली रहता है उसी टाइम ये क्लाउड तैयार होने के और एक्सपांशन होने के चांसेस है, और उसके बाद में जो एक्सप्लोजन होता है तो उसको हम फायर बॉल भी कह सकते हैं। तो ये ब्लेफ को फायर बॉल भी कहते हैं, और जिसकी वजह से स्किन बर्न्स और डेथ होने के चांसेस हाइयर साइड में रहते हैं। क्योंकि अगर आप इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे बताया 50 टन अगर प्रोपेन का टैंक है, अगर वो ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोड होता है, तो वहां पे 3rd डिग्री बर्न के चांसेस है 200 मीटर के हिसाब से, और ब्लिस्टर्स के भी चांसेस है 400 मीटर हिसाब से। तो यहाँ पे हाई डिग्री बर्न है, 3rd डिग्री बर्न है यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो फायर की वजह से स्किन डैमेज होने के चांसेस है वो हायर लेवल पे। तो ये अलग अलग टाइप्स है एक्सप्लोजन के, और ये एक्सप्लोजन फिनोमिना अगर आपको पता चला तो उस हिसाब से आपको हजार्डस एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज करने के पहले आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यही आपको इससे पता चलता है। थैंक यू।